हेलो गाइस एंड वेलकम टू दी हाइलाइट्स ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच डे वन, जहां पे इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे और हाइलाइट्स के रूप में जानेंगे क्या कुछ घटा है पहले दिन के खेल में। जैसा टीम इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो बिल्कुल भी शुरुआत नहीं हुई है एडिलेड टेस्ट की। टॉस जीत के जो हमें बैटिंग का ऑप्शन मिला था और बहुत अच्छा टॉस जीता था, लकीली हमने वो टॉस जीता था, बट उसका हम अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा पाए, जल्दी ऑल आउट हुए। नीतीश रेड्डी ने एक रिस्पेक्टफुल टोटल तक पहुंचाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तीनों के तीनों सेशन ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं पहले दिन के। और क्या कुछ घटा है अब चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। जहां मिचेल स्टार का कहर छाया रहा, पूरे के पूरे 6 विकेट लिए उन्हें, जो कि उनका फिफ्थ 5 विकेट हॉल था ये, विद द पिंक बॉल, और टोटल 16 5 विकेट हॉल ऑलरेडी ले चुके हैं मिचेल स्टार्क। शुरुआत करेंगे दिन के खेल की, कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी प्लेइंग 11 से, जहां टीम इंडिया ने बहुत सारे बदलाव किए थे। रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में आए थे, गिल प्लेइंग 11 में आए थे, और सरप्राइज था रविचंद्रन अश्विन का, जो कि आए थे वॉशिंगटन सुंदर के जगह पे, जो कि हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वॉशी अच्छी बॉलिंग करके आ रहे थे न्यूजीलैंड के टूर में, और फर्स्ट टेस्ट मैच में भी उनने अच्छी बॉलिंग की थी और बैटिंग से भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। बट उनको ड्रॉप किया गया इस सेकंड टेस्ट मैच के लिए, और मेरे हिसाब से डिसीजन एक तरीके से अगर आप सोचो तो सही भी था। क्यों? एडिलेड के टेस्ट पे जो घास दिखती है वो इतनी इफेक्टिव कभी होती नहीं तो आप देखेंगे वो आगे चलते हुए टेस्ट मैच और ही धीरा होता जाएगा, धीरे होता जाएगा, पिच पे टर्न आने लगेगा, तो अश्विन इफेक्टिव होने वाले हैं। पहले दिन के खेल में सिर्फ एक ओवर डाला है अश्विन ने, और वहीं से पता चल गया कि वो किसी भी सरफेस पे टर्न ला सकते हैं। तो अश्विन पे भरोसा रखो, वो आते आते चौथे पारी भी ऑस्ट्रेलिया को खेलनी है, तब जाके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था वही हुआ। जॉश हेजलवुड की जगह पे प्लेइंग 11 में आए स्कॉट बॉटलैंड, उसके अलावा सेम प्लेइंग 11 खिलाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद क्या हुआ, टीम इंडिया आई बैटिंग करने के लिए, यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा सबसे बड़ा झटका, जो कि मैच की पहली बॉल पे एलबीडब्ल्यू आउट हुए। वो इन स्विंगिंग, मतलब राइट हैंडर के लिए इन स्विंगिंग, लेफ्ट हैंडर के लिए आउट स्विंगिंग यॉर्कर देखने को मिली, जो कि पिच हुई लेग स्टंप पे और वहां से कट के ऑफ स्टंप तक गई। और वहां पे जायसवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर आपको टेस्ट मैच की पहली बॉल उतनी फुलर लेंथ की मिल जाए और वो उतनी ज़्यादा स्विंग हो जाए तो कोई भी बैट्समैन कुछ नहीं कर सकता। तो गोल्डन डक पे आउट हुए यशस्वी जायसवाल। पहले टेस्ट मैच में भी ऐसा ही हुआ था, पहली पारी में जीरो पे आउट हुए थे, फिर दूसरे पारी में खेला था 160 प्लस की पारी, जो कि बहुत इफेक्टिव थी। बट ये आदत नहीं बननी चाहिए, और एडिलेड की पिच पे स्टार्क बहुत खतरनाक रहते हैं, हमें ये पहले ही पता था। और पहली ही बॉल एज अ बॉलर आपको भी उम्मीद नहीं होती कि मैं इतनी अच्छी डाल दूंगा, तो उनने वो इतनी अच्छी बॉल डाल दी कि जायसवाल वहाँ पे थोड़ा लेट हुए और वहाँ पे वो हो गए एलबीडब्ल्यू। तो मैं बोलता हूँ ना, कर्मा है भाई, कर्मा अपनी टाइम पे काम करके जाता है। पहले टेस्ट मैच में क्या बोला था यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को, यू आर कमिंग टू स्लो, तो उसका बदला स्टार्क ने विकेट लेके दिया है। तो आप यंगस्टर हो, आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दो, आप ओवर एग्रेसिव हो जाओ, एग्रेसिव हो जाओ, फियरलेस हो जाओ, सब हो जाओ, बट अपने क्रिकेट पे उसका इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। कहीं बैक ऑफ द माइंड ये ना चल रहा हो कि मैं स्टार को तो मारूंगा ही, उसके अलावा बाकी मैं बॉलरों को रिस्पेक्ट दे दूँ। थोड़ा भी अगर पर्सनल ग्रजेस आ गए तो आपकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट होगा, बस इस बात पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जायसवाल को। इसके अलावा बाकी जो वो कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, उसमें और कुछ हम तो बोल ही नहीं सकते बाहर बैठ के, उनको पता है कि उनका प्रोसेस कितना सही चल रहा है। उसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट में एक पैरेलल यूनिवर्स वाली चीज़ देखने को मिली, जहां इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच चल रहा था। वहाँ पे सबसे जो उनके पेसर हैं ब्रेंडन कार्स, उनने बहुत अच्छा बोल्ड मारा था केन विलियमसन को। इंग्लैंड के बॉलर ब्रेंडन कार्स ने बोल्ड मारा था न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को, और नो बॉल हो गई, केन विलियमसन सर्वाइव कर गए। सेम देखने को मिला यहाँ पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में, के राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट किया स्कॉट बॉलैंड ने, बट वो नो बॉल निकली। तो 15 मिनट के अंदर सेम चीज़ होती हुई नजर आई, दो प्लेयर आउट थे बट नो बॉल की वजह से बच गए। तो पैरेलल यूनिवर्स वाली जो चीज़ होती है वो सारा बहुत वायरल हो रहा था। और मजाक एक तरफ, बट सीरियसनेस ये थी कि इंडिया का पहला विकेट जल्दी गिरा था। शुभमन गिल पहली बार ऑस्ट्रेलिया में के राहुल के साथ बैटिंग कर रहे थे, और गिल पे हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई है। पहला टेस्ट मिस किया था उन्हें अपने थंब इंजरी की वजह से, और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे के राहुल। और यहाँ पे शुभमन गिल ने 69 रन की बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, बहुत ही क्रूशल पार्टनरशिप थी, लग ही नहीं रहा था ये दोनों पहली बार साथ में खेल रहे हैं। बट उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक आया मैच में, और उसके बाद के राहुल छोड़ते छोड़ते बल्ला लगा गए बॉल पे, मतलब उन्हें सोच लिया था कि मेरा ऑफ स्टंप किधर है, ऑफ स्टंप से कितने बाहर की बॉल मुझे छोड़नी है, वो छोड़ते ही जा रहे थे, बट लास्ट मोमेंट पे खिंचे चले गए बॉल की तरफ और हल्का सा एज लगा, और गली में बहुत अच्छा कैच लिया मैक्स क्विनी ने, जो कि एक स्लिप फील्डर बहुत अच्छे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया स्लिप फील्डर बहुत अच्छे जनरेट करता है। हमने देखा था कैमरन ग्रीन कितनी अच्छी स्लिप फील्डिंग करते हैं, गली फील्डिंग करते हैं, फिर मिचेल मार्च भी गली में अच्छी फील्डिंग करते हैं, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल भी वहाँ पे फील्डिंग करते थे, कुछ टाइम पहले डेविड वार्नर वहाँ पे करते थे गली में फील्डिंग। तो गली के फील्डर्स एक्सेप्शनल होते ही हैं। इंडिया के लिए रहाने थे, अभी जायसवाल को वो काम दिया गया है गली में फील्डिंग करने के लिए, वरना जडेजा भी गली में फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं। तो बहुत अच्छा कैच पकड़ा था नेथन मैक्सवेल ने। तो वहाँ के राहुल आउट हुए, फिर आए विराट कोहली। सबको लगा था कि
रोहित शर्मा ओपनिंग करने नहीं आएंगे वो तो पता था, तो किस नंबर पे आएंगे? तो उसके बाद हमने सोचा था क्या पता 4 नंबर पे आ जाए। विराट बाद में आए, बट नहीं, विराट अपनी जगह पे आए, बहुत सॉलिड लग रहे थे, बहुत अच्छा मिडल हो रही थी बॉल, लग रहा था भाई एडिलेड का राजा आ चुका है, 4 शतक 5 शतक उनके हैं यहाँ पे एडिलेड में, तो अपना टाइम लेंगे, बट उसके बाद सबके छक्के छुड़ाएंगे। बट फिर से वही सेम चीज़, राहुल जैसे ही छोड़ते छोड़ते बॉल पे लास्ट में बैट लग गया और स्लिप में वो भी कैच आउट हो गए। तो बहुत ही क्विक सक्सेशन में 13 बॉल के अंदर इंडिया के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट गिरे, जहाँ पे ये भी आउट हुए, विराट कोहली भी आउट हुए। उसके बाद आया ऋषभ पंत, जिनको खेलना था गिल के साथ में, और गिल पंत की जोड़ी अच्छी है, बट वहाँ पे भी गिल भी मुझे लग रहा था कि वो ड्राइव करते करते बॉल छोड़ते छोड़ते इतने ज़्यादा कमिटेड हो गए थे कि स्कॉट बॉलैंड ने एक बहुत अच्छी बॉल डाली, वो इन स्विंगिंग इनकमिंग बॉल थी जो कि मिडल और लेग में आ रही थी, और वहाँ से उनको एलबीडब्ल्यू किया, मतलब पूरा विकेट कवर करके स्टांस लिया हुआ था। मैंने पहली बार गिल को ऐसा करते हुए देखा, वरना होता क्या है, वो मिडिल स्टंप का गार्ड रखते हैं और फ्रंट फुट पे कमिट करते थे और बॉल लीव करते थे, तो उनका हमने देखा था लीव करते हुए बोल्ड हो जाते थे। तो उसका तोड़ उनने क्या निकाला, अब वो ऑफ स्टंप का स्टांस लेते हैं और उसके बाद वहाँ से बॉल छोड़ते हैं। तो वहाँ से बॉल छोड़ना तो ईजी हो जाता है आपके लिए, बट अगर आपको कोई लेग स्टंप में बॉल मिली तो आपका बैट उतना ही लेट आता है। वही देखने को मिला, स्कॉट बॉलैंड ने वो बॉल बहुत अच्छी जगह पिच की और वहाँ से तेज़ी से बॉल अंदर आई और पूरी तरीके से प्लम एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए नजर आए शुभमन गिल, और टीम इंडिया को फटाफट से 3 झटके लग गए बैक टू बैक, और फिर से इंडिया बैकफुट पे चली गई, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल हुए एलबीडब्ल्यू, और राहुल विराट कोहली सेम मोड ऑफ डिसमिसल, दोनों का एज लग के हुआ स्लिप में एक आउट। तो 4 विकेट बहुत जल्दी गिरे थे इंडिया के, फिर से वही हालत हो गई थी कि क्या पर्थ टेस्ट मैच जैसा किस्सा होने वाला है। बट वहाँ पे एक प्लेयर जो थे वो टिके हुए थे, जहाँ पे हमने सोचा था कि और पारी हो सकी है। पंत के बाद आए, पंत के साथ खेलने आए रोहित शर्मा, जिनसे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि पहला टेस्ट नहीं खेले थे, तो हम सबको एक्सपेक्टेशन थी कि जहाँ भी आएंगे स्टेबिलिटी लाएंगे। पहले सेशन तक दोनों ने अपना बैट कैरी किया, और उसके बाद आते ही रोहित शर्मा का विकेट मिलना वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था स्कॉट बॉलैंड के लिए। उनने एकदम न्यू बॉल वाली बॉल डाली जिससे रोहित शर्मा तंग होते हैं, वो बॉल बहुत तेज़ी से अंदर आ रहा था। थोड़ी देर रुक के बात भी की पंत से उनने कि क्या मैं डीआरएस ले लूँ, बट पंत ने बोला कि लोगे भी तो भी अंपायर्स कॉल तो होगा ही होगा, या फिर आप आउट हो गए, बट वो क्लियर हिटिंग थी विकेट, तो अच्छा वो डीआरएस वेस्ट नहीं हुआ, वरना अंपायर्स कॉल होता तो बचता डीआरएस, ये तो पूरी तरीके से हिटिंग थी बॉल। तो वहाँ रोहित शर्मा भी सिर्फ 7 रन पे आउट हुए, और उसके बाद फिर से वही भारी हो गई कि पंत को मैच चलाना पड़ेगा नीतीश कुमार रेड्डी के साथ, बट पंत को पैट कमिंस ने आउट किया। मैं आपको बता दूं, एक हफ्ते से क्या 8 दिन से मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, हर जगह ट्रोल हो रहे थे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स कि पैट कमिंस की पेस कम है, अगर कैप्टन नहीं होते तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, किसी की नहीं बनती, और ऊपर से पेस कब के लिए बचा के रख रहे हो पैट कमिंस को, इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए थे न्यूज़ रिपोर्टर्स ने, और जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिशिंग वहाँ की फाउंडेशन से, उनने बहुत खतरनाक न्यूज़पेपर प्रिंट किए थे। बट पैट कमिंस ने, मतलब मैं पूरा बोलूँगा, पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया उस बॉल में, जो पंत को वो बॉल है, अचानक से बॉल इतना एक्स्ट्रा बाउंस ली कि पंत उस बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो इजीली स्लिप में आउट हो गए, और उनने बनाया 21 रन। फिर क्या था, नीतीश कुमार रेड्डी के साथ फिर अश्विन आया बैटिंग करने के लिए, जहाँ से पता था कि अश्विन थोड़ा बहुत साथ ज़रूर दे सकते हैं, बट उसके बाद बैटिंग नहीं है। तो ये भी ध्यान ध्यान रखना था, अश्विन अच्छा खेलते हैं, फॉरेन सॉइल में और अच्छा खेलते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑलवेज अ टफ कंडीशन टू प्ले। बट यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, लक फेवर चल रहा है नीतीश कुमार रेड्डी का। पहले टेस्ट मैच में यहाँ से लेग साइड की तरफ बॉल जा रही थी, उनका ग्लव्स क्लिप किया था और एलेक्स कैरी ने कैच लिया था, किसी ने अपील नहीं की थी, थोड़ी सी अपील हुई थी, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, बट किसी ने डीआरएस नहीं लिया। वहाँ एज लगा था, अगर डीआरएस ले लेते तो वहाँ नीतीश कुमार रेड्डी आउट थे। और उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में सामने बॉल लगी थी स्कॉट बॉलैंड की, और उसके बाद सीधा पैट कमिंस ने डीआरएस नहीं लिया, वो भी लेग स्टंप पे हिटिंग थी बॉल। तो दोनों मैचेस की पहली पारी में एक एक बार लक मिल चुका है नीतीश कुमार रेड्डी को, बस इसको कन्वर्ट कर देंगे बड़े स्कोर में तो मज़ा आ जाएगा किसी दिन, क्योंकि हमने देखा है अब तक जो 3 क्रूशल पारी खेली है, 2 बार 40s में आउट हुए, एक बार 38 में आउट हुए, और एक बार तो विराट कोहली का शतक बनवाने के लिए उन्होंने पारी खेली है। तो अभी तक जितना भी देखा है नीतीश कुमार रेड्डी को, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। उसके बाद क्या था, अश्विन ने भी सोच लिया था कि मैं ऑफ स्टंप की बॉल पे खड़ा रहूँगा, पूरा ऑफ स्टंप कवर करके खड़ा रहूँगा, वो लेग पे उनने 2-3 बहुत अच्छे फ्लिक शॉट्स खेले, डबल सिंगल भागते रहे, और बस एक बॉल के लिए उनने थोड़ा सा स्टांस रखा था कि अब मैं ड्राइव मारने जाऊंगा, और वो ड्राइव मारते मारते वो भी सीधा एलबीडब्ल्यू हुए मिचेल स्टार को, जो कि बॉल बहुत तेज़ी से अंदर आई, वो बने चौथे शिकार मिचेल स्टार के। उसके बाद पता था बैटिंग ऑर्डर बहुत छोटा होने वाला है, फिर हर्षित राणा आए बैटिंग करने के लिए, जिनको पहली बॉल एकदम वाइड डाल दी, वाइड यॉर्कर ही मान लो, उस पर भी ड्राइव करने चले गए हर्षित राणा। तो एज अ बॉलर है तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट वैसे भी नहीं करते, बट उनने पूरा बैट फेंका, फिर दूसरी बॉल थोड़ी शॉर्टर लेंथ डाली, सर पे पटक के डाली वो बॉल कि थोड़ा बैकफुट पे जाए, और उसके बाद फिर से इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली मिचेल स्टार्क ने, और विकेट ले लिया हर्षित राणा को, जिनको 0 पे आउट किया। बैट बॉलर से वैसे भी हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, बट आप वो देखो, मिचेल स्टार्क हर प्लेयर को सेटअप करके आउट कर रहे हैं, मतलब वो अपने प्राइम फॉर्म में आते हैं, जैसे ही उनके हाथ में वो पिंक कोकाबुरा की बॉल आती है। उसके बाद आया जसप्रीत बुमराह बैटिंग करने, और हमें पता है कि बुमराह बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी बैटिंग पे, और करनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, बट
एक दो बॉल उनने भी बैट फेंका था, बट अपने पे गुस्सा कर रहे थे कि सामने बैट्समैन खड़ा है, नीतीश कुमार रेड्डी है, तो मैं ऐसे अपना विकेट नहीं दे सकता। 3-4 ओवर तक ये बहुत अच्छा चला था। स्कॉट बॉलैंड के एक ओवर में 21 रन मारे थे नीतीश कुमार रेड्डी ने, और स्ट्राइक रोटेशन हो जा रहा था चौथी या पांचवी बॉल पे। और एक ओवर ऐसा आया जहां पे पूरा ओवर जसप्रीत बुमराह को खेलना था। वहां से किस्सा बदला था, क्योंकि हमने देखा नीतीश कुमार रेड्डी भाई पूरे T20 मोड में चालू हो गए थे, रेडी स्टेडी गो हो चुके थे पूरी तरीके से। और ये सारी शॉट्स पंत भी खेलते थे, तो हम उनको बहुत सपोर्ट करते थे। तो हमें अभी सपोर्ट करना चाहिए नीतीश कुमार रेड्डी को भी, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं इतनी। और जो 140 150 होने वाला था उसको 180 तक लेके गए, और करंट सिचुएशन के हिसाब से 180 अभी आप सोचो कि बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि अगर 140 देखते तो अभी तो ऑस्ट्रेलिया लगभग पहुंच ही गया। तो 180 तक पहुंचाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था नीतीश कुमार रेड्डी का। जैसे ही पता चला कि अब बचे नहीं है विकेट, तो T20 मोड तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड था। और उसके बाद क्या हुआ, बुमराह भी आउट हुए, ऑफ स्टंप की बॉल पे सीधा बैट लगाया और एज लगा, और उस्मान ख्वाजा की गोदी में बॉल गई और 9वां विकेट गिरा। और फिर मोहम्मद सिराज आए, जिनसे ज़्यादा उम्मीद हमने नहीं रखी थी, कि पता है उनका बैट चली जाएगा। 11वें नंबर के बैट्समैन ने दो तीन बॉल अच्छी संभाली, पूरा ओवर निकाल दिया था पैट कमिंस का। और अगले ओवर की पहली बॉल पे मिचेल स्टार्क की आउट हो गए नीतीश कुमार रेड्डी। मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे जिस वे से वो अपना विकेट खुद दे के गए। क्यों? क्योंकि कहीं भी मार सकते थे पूरा, मतलब सारे, एक विकेट कीपर छोड़ दो, एक बॉलर छोड़ दो, बाकी 9 के 9 फील्डर बाउंड्री पे थे। अगर वो चाहते तो कहीं टैप करके डबल भाग लेते, या फिर 2-3 बॉल को डिफेंस करके फिर बड़े शॉट के लिए जाते, तो वो एक अप्रोच हो सकता था। बट वो पहली बॉल पे मारने गए, बॉल सीधा खड़ी हो गई, लॉन्ग ऑफ पे कैच ईजिली पकड़ा ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स ने, और उसके बाद ऑल आउट हो गई टीम इंडिया 180 के स्कोर पे, जहां 6 विकेट लेकर के गए मिचेल स्टार्क, और 5 विकेट हॉल अपने नाम दर्ज किया। और ये इनके बेस्ट परफॉर्मेंस में ऐड हो गया, जहां 48 रन देकर के इनने 6 विकेट झटके। और उसके बाद इनका उसके सेकंड हाईएस्ट था गेले टेस्ट में, जो कि श्रीलंका में खेला था, 6 विकेट बाय कंसीडिंग 50 रन। इसके बाद क्या था, टीम इंडिया से उम्मीद थी कि पूरा थर्ड सेशन बॉलिंग करेंगे और अच्छी बॉलिंग करेंगे, बट हुआ ऐसा। मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो टेस्ट क्रिकेट में पहला टेस्ट जो पिंक बॉल का पहला सेशन होता है, वो बहुत इजी होता है बैटिंग करना, और तीसरे में जब पूरा अंधेरा हो जाए तब इजी बैटिंग होती है। सेकंड पूरा सेशन और थर्ड सेशन का स्टार्टिंग, जब वो ट्वाइलाइट वाला पीरियड आता है, तब बैटिंग मुश्किल होती है। तो आप मान के रखो 30 से 40 ओवर का गेम, और वो भी ऐसा नहीं कि पूरे एक सेशन में, सेकंड सेशन का आधा पार्ट और थर्ड सेशन का पहला पार्ट, ये जो 15-20-30 ओवर मैक्सिमम मान लो, यहाँ पे बैटिंग मुश्किल होती है। तो उन सब पार्ट से बच चुका था ऑस्ट्रेलिया। बस उनके पास एक एडवांटेज ये था कि ना उनके बॉलर ज़्यादा थके, ना बैट्समैन ज़्यादा थके, क्योंकि ज़्यादा फील्डिंग नहीं करनी पड़ी। तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही थी टीम इंडिया। एक तरफ से सिराज लगातार तीसरा मेडन डाल चुके थे, बुमराह भी पूरी जान लगा के बॉलिंग कर रहे थे, बट बहुत अच्छा अंदाज़ा लग गया था मैक्स क्विनी को और उस्मान ख्वाजा को पिच का, और वो भी बॉल बहुत अच्छे से छोड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था पर्थ के पिच पे उनने छोड़ने वाली बॉल पे भी बैट अड़ाया था और स्लिप में आउट हुए थे। तो पूरा होमवर्क करके आई थी ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग की टीम, जहां नेथन मैक्स क्विनी ने बहुत इंप्रेस किया। वो अभी भी नॉट आउट खेल रहे हैं, बट उस्मान ख्वाजा फाइनली उनका एज लगा था और जसप्रीत बुमराह ने विकेट लिया। और 2024 में उनके 50 विकेट हो चुके हैं, जहाँ पे अगर आप लिस्ट के रिकॉर्ड की लिस्ट देखोगे तो 74 विकेट्स एक बार कपिल देव ने लिए थे, और उसके बाद 75 उनने लिए थे 83 में, 51 विकेट लिए थे जाहिर खान ने एक साल में, और 50वां विकेट हो चुका है जसप्रीत बुमराह का 2024 में। अभी और भी विकेट आने बाकी हैं, अभी तो 5 टेस्ट मैच, 4 तो इसी साल और होने वाले, मतलब थर्ड और फोर्थ और सेकंड चल रहा है, तो ये काउंट 60-65 तक अभी भी जा सकता है। बट एक इंसिडेंट मुझे अभी भी डिस्कस करना है, जो कि था आउटसाइड एज लगा था बुमराह की गेंद पे मैक्स क्विनी का, और वो बहुत अच्छा सॉलिड डिफेंस था। अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वो इमेज देखोगे, पूरा सीधा बैट आया था, वर्टिकल बैट आया था, उस पर एज लगा था। पंत का अगर आप ट्रिगर मूवमेंट देखो, तो अगर आप पहली इमेज अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं आपको ध्यान से यहाँ दिखाऊँ, जहाँ पे आप पंत का पैर देखो, पंत हमेशा बैट्समैन की लाइन में खड़े रहते हैं, और उनका पहला मूवमेंट हमेशा अंदर की तरफ होता है। तो अगर आपका पहला लेफ्ट पैर अंदर चला गया, तो आपको राइट में डाइव मारने में थोड़ा डिले होने वाला है। ये इनके स्टार्ट ऑफ करियर से हुआ है, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी भी कुछ शुरू किया इनने। तो इसके कारण क्या होता है, जब स्लिप में या फर्स्ट स्लिप के बीच में कैच जा रहा होता है, तो इनको दूर पड़ जाता है वो कैच, और वही देखने को मिला हमें। उनने बहुत लंबी डाइव मारी और लगभग पहुंच गए थे वो रोहित शर्मा तक, और रोहित शर्मा पूरा मतलब बैकअप के लिए हाथ लेके रेडी थे। और जो उनके ग्लव से डिफ्लेक्शन आया, वो ऐसा आया कि उनके अंगूठे पे जाके बॉल लगी। रोहित शर्मा को थोड़ी देर तक वो भी चोटिल नजर आ रहे थे पिच पे, बट उसके बाद पूरी कैप्टनसी करनी थी, तो पूरे टाइम पिच पे बने रहे। बट वहाँ स्वेलिंग होने वाली है डेफिनेटली, और वहाँ अगर वो विकेट मिल गया होता, और उसके बाद उस्मान ख्वाजा आउट हुए थे, तो 2 विकेट भी मिलते टीम इंडिया को, तो हम बोल सकते थे फ्रंट फुट पे है टीम इंडिया। बट अभी मैं बोलूँगा टीम इंडिया इस टेस्ट मैच में बहुत पीछे है, क्योंकि 86 पे सिर्फ एक विकेट गिरा है ऑस्ट्रेलिया का। मानस लाबुशेन जो बहुत तंग करते हैं बैटिंग करते हुए, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। मेरे को एक ही पिक्चर शेयर करनी थी आपके लिए, कि डे नाइट टेस्ट मैच है, तो डे में कैसा दिख रहा है एडिलेड, और शाम को कितना सुंदर दिख रहा है एडिलेड का पिच, और टॉयलेट वाले पीरियड में
थोड़ा हो हंगामा भी हमने देखा, जहां बुमराह फिर से चिढ़ाते हुए नजर आए मानस लाबुशेन को। अब मानस लाबुशेन इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया के सामने अब इंडिया को थोड़ा सा कम एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी उसी कंट्रीज़ में आता है कि अगर आप ज़्यादा चिढ़ाओगे तो उनका और अच्छा गेम निकल के आता है। तो टीम इंडिया को कामली अब काम करना पड़ेगा और अपने प्लान्स बना के रेडी रखने पड़ेंगे और थोड़ा छकाना पड़ेगा। मतलब प्लान करो, बाउंसर का डाल दो फुलर लेंथ, और उसके बाद आउट स्विंग के बाद कैसे सेटअप करना है इन स्विंगिंग बॉल के लिए, उन सब पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा टीम इंडिया को। मानस लाबुशेन जैसा हमने देखा हमेशा स्माइल करते रहेंगे और बॉलर्स को ऐसे दिखाएंगे, मतलब चिढ़ाने वाला अप्रोच है उनका, तो वो करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब पूरी तरीके से अंधेरा छाया, तो एडिलेड वैसी इतना खूबसूरत जगह है। आप में से जो भी गए ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जो ऑस्ट्रेलिया घूम चुका है, खासकर एडिलेड घूमा है, मनुका घूमा है, तो उनको पता होगा ये बहुत सुंदर जगह है। और टॉयलेट खत्म होने के बाद तो और भी सुंदर दिखता है ये स्टेडियम। उसके बाद एक और आइकॉनिक मोमेंट देखने को मिला हमें इस टेस्ट मैच में, जहाँ सिराज का आखिरी स्पेल था और वो पहला स्पेल बड़ा डाल चुके थे। उन्हें पता था ये इनका आखिरी स्पेल है और उस आखिरी स्पेल का आखिरी ओवर है। पूरी जान लगा के बॉल डालने आ रहे थे सिराज, और अचानक से मानस लाबुशेन हट गए पिच से और सिराज ने गुस्से में बॉल फेंका, क्योंकि लाबुशेन हट चुके थे। और बाद में पीछे से पता चला कि ये भाई ये बंदा यहाँ पे बियर के कैंस लेके, वो जो ग्लासेस होते हैं उसका पूरा अच्छा खासा पूरा बना चुका था टावर, और वो लेके चल रहे थे ये भाई साहब, तो उसके कारण से मैच रुका था। बट सिराज आप जानते हैं फास्ट बॉलर, कितनी जान लगा के बॉल डालने आता है पूरे रन अप में, और लास्ट मोमेंट पे अगर बैट्समैन हट जाए तो गुस्सा आना जायज़ है। बट यहाँ पे दोनों में से किसी की गलती नहीं थी, ना मानस लाबुशेन की ना सिराज की, क्योंकि सिराज ने पीछे तो नहीं देखा क्या हो रहा है, मानस लाबुशेन क्यों हटे वो उन्हें नहीं पता था, और लाबुशेन को तो हटना ही था अगर इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। हमने देखा है अगर कोई सामने वाइट टी शर्ट पहन के बंदा आ जाता है अगर वनडे में, तब बैट्समैन हट जाता है, या फिर थोड़ा भी मूवमेंट होता है तो बैट्समैन हट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि ये जो इंसान थे जो ये पूरी ग्लासेस का ऐसा रैक बना कर लेके जा रहे थे, वो फ्लड लाइट इसके सामने से जा रहे थे जो हमारी वाइट स्क्रीन होती है। तो ये तो पूरी तरीके से गलती उन्हीं की थी जो कैन लेके जा रहे थे, ना यहाँ पे सिराज की गलती कोई थी, ना मानस लाबुशेन की। बट टीम इंडिया की यहाँ पे एक ही गलती नजर आ रही है, वो ये है कि विकेट्स नहीं मिल रहे हैं भाई, विकेट लेने पड़ेंगे वरना बहुत मुश्किल होने वाली है सेकंड डे में। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन टाइम के हिसाब से जो डे टेस्ट मैच होते हैं, या फिर कहीं भी किसी भी कंट्री के जो डे टेस्ट मैच होते हैं, वहाँ पे आपको बैक ऑफ द माइंड एक थॉट बना रहता है कि भाई नया दिन है, नए दिन की शुरुआत है, पिच पे ड्यू रहेगी, थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, नई बॉल रहेगी, तो हम विकेट ले सकते हैं। बट डे नाइट टेस्ट मैच में इसका पूरा उल्टा हो जाता है। टीम इंडिया 30 ओवर की बॉलिंग कर चुकी है, थोड़े बॉलर्स थके भी हुए हैं। ये टेस्ट मैच डे नाइट है तो दोपहर में शुरू होगा, तब तक धूप पड़ चुकी होगी, पिच सूख चुकी होगी, बैटिंग के लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉलर्स के फेवर में कुछ भी नहीं रहने वाला है जब सेकेंड डे शुरू होगा। तो ये बात का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर की गर्मी में बॉलर्स थकेंगे। और जैसे डे टेस्ट मैच में सेकंड सेशन बेस्ट होता है बैटिंग करने के लिए, क्योंकि पूरी धूप पड़ चुकी होती है पिच पे, वैसे ही डे नाइट टेस्ट मैच में पहला सेशन बैटिंग फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि पूरी धूप पड़ चुकी होगी पिच पे जब तक इस दिन का खेल शुरू होने वाला है। तो टीम इंडिया का गेम प्लान एक यही रहना पड़ेगा कि बहुत जल्दी लाना पड़ेगा अश्विन को। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी को जो 3 ओवर का बॉलिंग करवाया था, वो ना करवा के वहाँ पे अश्विन को लाते तो मे बी मैक्स क्विनी आउट हो जाते, क्योंकि मैक्स क्विनी ने अश्विन को कभी भी नहीं खेला है। वो एक ट्रिक मिस किया टीम इंडिया ने। बट चाहूँगा कि जल्दी से कम बैक करे टीम इंडिया और अश्विन को एक तरफ से बहुत ही जल्दी सेकंड स्पेल में लेकर के आए, चाहे हर्षित राणा के साथ या फिर बुमराह के साथ। एक बार मैच समरी फटाफट से देख लेते हैं। तो टीम इंडिया ने बनाया 180 रन फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट्स इन 41.1 ओवर्स, जहां नीतीश कुमार रेड्डी ने खेली 42 की पारी। 37 रन बनाए केएल राहुल ने, शुभमन गिल ने बनाए 31 रन, 21 रन बनाए ऋषभ पंत ने। बॉलिंग में मिचेल स्टार्क ने लिए 6 विकेट, स्कॉट बॉलरेट ने 2 विकेट लिए, पैट कमिंस के नाम पे 2 विकेट थी, और मिचेल मार्श को कोई भी सफलता नहीं मिली। बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया की टीम। नेथन मैक्स क्विनी 38 पे अभी भी नॉट आउट खेल रहे हैं, मानस लाबुशेन 20 पे नॉट आउट खेल रहे हैं, एंड उस्मान ख्वाजा 13 रन पे आउट हुए थे। जसप्रीत बुमराह 11 ओवर डाल चुके हैं, जहाँ 13 रन देके 1 विकेट लिए हैं उनने। सिराज ने 10 ओवर डाले हैं, 29 रन देकर के विदाउट विकेट हैं वो। 8 ओवर डाले हैं हर्षित राणा ने, 18 रन दे चुके हैं, और नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 ओवर में 12 रन दिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया अभी भी 94 रन पीछे है, जिसको पहाड़ जैसा स्कोर बनाना है टीम इंडिया को, तो पहले ही सेशन में 2 से 3 विकेट लेने ही पड़ेंगे, वरना टीम इंडिया इस टेस्ट मैच में पीछे होता हुआ नजर आएगा। और ये बात गलत नहीं होगी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बीजीटी अभी शुरू हुआ है, जिस हिसाब से आज उन्होंने क्रिकेट खेला है और जिस हिसाब से उनको क्राउड सपोर्ट मिल रहा है फॉर दिस टेस्ट मैच। बात करेंगे पूरे दिन के खेल में क्या हुआ। तो पहले सेशन में सिर्फ 23 ओवर का गेम हुआ, जहाँ 82 रन बने, 4 विकेट गिरे टीम इंडिया के। सेकंड सेशन में 21.1 ओवर का गेम हुआ, जहाँ 98 रन बने, 6 विकेट गिरे, जहाँ टीम इंडिया पूरी तरीके से 180 पे ऑल आउट हुई। तीसरा सेशन पूरा ऑस्ट्रेलिया ने खेला, जहाँ 33 ओवर्स का गेम हुआ, 85 रन बने और 1 विकेट गिरा, जो कि उस्मान ख्वाजा का था। पूरे दिन का खेल देखे तो सिर्फ 77.1 ओवर्स हुए। मान लिया 2 ओवर चेंज ओवर का कटा, जहाँ पे टीम इंडिया ऑल आउट हुई थी। बट अगर आप देखो 10-10 ओवर का लॉस हो रहा है, और 5 दिन अगर हुआ तो 50 ओवर का लॉस, मतलब आप सोचो लगभग 2 सेशन का लॉस हो रहा है यहाँ पे। अगर ऑस्ट्रेलिया में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, साउथ अफ्रीका जाओ, या फिर न्यूजीलैंड, क्योंकि 4-4 पेसर्स होते हैं, तो ये ओवर जो लॉस होते हैं ये भाई कहीं ढूंढ के नहीं मिलेंगे। दिस इज़ लॉस्ट। तो
इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी टीम से जानबूझ के करती है, जो कि इंग्लैंड करती है, उनको फाइन भी लग जाता है, बट आप ऐसा नहीं कर सकते। और इसमें किसी की गलती भी नहीं है, क्योंकि स्पिनर अगर एक ही खेल रहा है, उसको कब बॉलिंग देनी है, जैसे आज अश्विन ने 1 ओवर डाले, नेथन लायन ने भी सिर्फ 2-3 ही ओवर डाले, तो कोई गलती नहीं है। 5 मिनट का 1 ओवर डालेगा तो इतना ही स्लो ओवर रेट होने वाला है। देखते हैं आईसीसी इस पे कुछ इम्पैक्ट ला सकता है आगे चलते हुए कि नहीं। तो 77.1 ओवर्स हुए, 265 रन बने। करेक्शन करना है तो 286 कर लो, और टोटल 11 विकेट गिरे, जहाँ 10 इंडिया की और 1 विकेट गिरा ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे टीम इंडिया को अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बाकी बचे हुए 9 विकेट जल्दी नहीं मिले तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया यहाँ से लीड ले करके चले जाए, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट हार के आ रहा है, तो उनको बैकफुट पे ही रखना पड़ेगा। वरना क्योंकि अगर ब्रिस्बेन मेलबर्न जाते जाते इनका फॉर्म आ गया तो टेस्ट मैच यहाँ से भी जीटी पलट सकता है। तो हमें बैकफुट पे ही रखना पड़ेगा मानुस लाबुशेन को और मैक्स क्विनी को टीम इंडिया रखने में कामयाब हो भी जाएगी, बट लाबुशेन का कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाबुशेन पिंक बॉल में उनका एवरेज बहुत ही अच्छा है। और इनका डेब्यू भी जब हुआ था, जब कंकशन सब्सिट्यूट आए थे, उसके बाद से इनका करियर पीक भी किया था एडिलेड में इनके एवरेज की वजह से और पिंक बॉल टेस्ट मैच के एवरेज की वजह से। तो देखते हैं टीम इंडिया कैसा कमबैक करती है इन दी डे 2, उसकी भी हाईलाइट्स लेकर के आऊँगा, सेशन बाय सेशन सारे अपडेट लेकर के आऊँगा, और होप करेंगे टीम इंडिया 9 विकेट जल्दी से ले, और नेक्स्ट डे की हाईलाइट्स में हमारे फेस पे एक स्माइल हो अगर टीम इंडिया फ्रंट फुट पे हो, क्योंकि अभी तक एक भी सेशन टीम इंडिया ने नहीं जीता है। सेकंड डे के सारे सेशन टीम इंडिया के नाम होने चाहिए। तो कैसी लगी हाईलाइट्स, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।